आयोजकों को बहुत बड़ी ये एक उनको बधाई देना चाहिए एक अच्छे विषय के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो हमारे श्रोता है वो सब के सब मेरे भावी समाज वैज्ञानिक हैं। तो मैं तो आप लोग का हृदय से स्वागत करती हूँ, बधाई देती हूँ कि आप भी उन ऊंचाइयों पर पहुंचिए जहां पर एक समाज वैज्ञानिक को पहुंचना चाहिए। सबका सब मेहनत आपके साथ है और सच पूछिए तो शोध तो एक यात्रा है और एक साधना है। मैं अपना कुछ पीपीटी शेयर करना चाहूंगी। अंशु मैडम प्लीज, है ना? दिख रहा है? शेयर हो रहा है क्या स्क्रीन? यस मैम। यस मैम, यस मैम, दिख रहा है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी। ये आज का हमारा जो मुझे जो दिया गया है, ये 7 दिन तक चलने वाले शोध का पूरा निचोड़ है कि आपने जो अब तक सीखा। जब हम यात्रा करने की शुरुआत करते हैं तो यात्रा करते वक्त हमें कितनी सावधानियां करनी पड़ती हैं, वो मैं तमाम लोगों के प्रश्नोत्तरी सेशन में देख रही हूँ कि कितने सारी हमारी जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही हैं और उन जिज्ञासाओं का हमें कैसे समाधान करना है इसके उत्तर भी दिए जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, उनको किस तरीके से करेंगे और कैसे, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं ना, उसका बताना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आज का युग है एक्सपोजर का है। आपने क्या किया है वो आप लोगों को बताइए। तो मेरा आज का ये जो पूरा पीपीटी है इन बिंदुओं पर आधारित है। सबसे पहले मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगी, फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मुख्य इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कितने प्रकार की रिपोर्ट राइटिंग होती है, किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है और इसकी फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी शुरुआत कैसे। देखिए, हम लोग सब स्कूल में बहुत पहले, याद होगा आप लोग अपने स्कूली जीवन को याद करिए कि अब स्कूलों में कहते थे सारांश लिखिए, है ना? टीचर कहता था कि कैसे पढ़ लीजिए, उसका सारांश लिखिए, कोई कविता पढ़ लीजिए, उसका सारांश लिखिए। तो वहां से शुरुआत होती है हमारी रिपोर्ट राइटिंग की। यानी जो कुछ भी आपने देखा, जो कुछ भी आपने महसूस किया, उसको आप कैसे वर्णन कर रहे हैं, ये आपके पूरे अंदर की आपकी प्रतिभा क्षमता है। सो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या लिखा गया है? रिपोर्ट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन और ऑफ एनी अदर और which definite information is required। मतलब ये एक प्रकार का स्टेटमेंट है, पूरा का पूरा आपने जो काम किया। देखिए, एक साधना है, मैं आपसे कह रही हूँ। तो जब हम पूरा काम कर लेंगे तो उसको हम बताएंगे कैसे? तो वो पूरे काम को बताने के लिए हमारे पास प्रमाण भी होना चाहिए। तो रिसर्च रिपोर्ट इज ए कंसिडर्ड फॉर्म ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसर्चर of research work done by the researcher. It involves several steps to present the report in the form of thesis or dissertation। यहाँ पर मैं 2 शब्द आए हैं, आप बिल्कुल इन अंतर को समझ लीजिएगा, क्योंकि अब सब शोध की दिशा में कार्य करने जा रहे हैं या शोधोन्मुख हो रहे हैं। डिसर्टेशन अलग चीज है, थीसिस अलग चीज है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलग चीज है, लेकिन राइटिंग सबकी एक जैसी होती है। उसका एक फॉर्मेट जो होता है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो आप ये बहुत क्लियर कर लीजिए, अगर आप पीएचडी करने जा रहे हैं तो आप थीसिस लिखेंगे। अगर आप कोई रिसर्च के लिए किसी एजेंसी के थ्रू या कॉलेज में काम करते हुए यदि कोई आप रिसर्च करना चाहते हैं, वो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहलाएगा। एमए लेवल पे भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखी जाती है और डिसर्टेशन जो है वो और छोटे स्तर पर या तो एमए के सेकंड लेवल पे लिखी जाती है। इस सब में मूल आधार शोध होता है, लेकिन सबका नमूना, उसका खाका अलग अलग होकर के आता है। अब हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट राइटिंग का जो हमको लिखना है उसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। ये तो बिल्कुल आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जो हमको क्या करता है, आपके जिसने विषय पर आपने काम किया है उस विषय पर एक ऑथेंटिक एक पावर आपको देता है कि आप उसको बता सके कि आपने क्या किया। ये एक प्रकार का सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन है, ये कोई लेटर नहीं है, इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। इट्स अ वेल क्राफ्टेड डॉक्यूमेंट, इट्स अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? सबसे पहले है अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ रिपोर्ट। ये जैसे मैडम ने भी आपको बताया, आपका पर्पस क्या है बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप रिपोर्ट क्यों लिख रहे हैं। अभी आगे चल के जब हम प्रकार देखेंगे तो मैं आपको और समझ में आ जाएगा मैं ऑब्जेक्टिव की बात क्यों कर रही हूँ कि हमारे रिपोर्ट लिखने का पर्पस क्या है। प्लान और रिपोर्ट मतलब आपका जो प्रतिवेदन आप तैयार करेंगे उसकी आपकी क्या योजना है। अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ए रिपोर्ट,
आप समझ लीजिए कि आपका रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है, ये भी हम आगे चल के देखेंगे। कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर योर रिपोर्ट, आपका जो इंफॉर्मेशन है, जो रिपोर्ट आप लिखने जा रहे हैं, उससे संबंधित कहां कहां से सूचनाएं आपको प्राप्त करनी है, आपके सोर्सेज क्या है, ये बिल्कुल आपको क्लियर उसमें बताना होगा। ऑर्गेनाइज योर इंफॉर्मेशन, यानी आपने जो कुछ भी जानकारी इकट्ठी की है उसको आप कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज करना का मतलब इतना सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना कि जैसे कोई कहानी पढ़ना शुरू करे और तब तक वो ना रुके जब तक कि कहानी समाप्त नहीं हो जाए। ठीक इसी तरीके से सारी सूचनाओं को आपको क्या करना है, सजाना है। मतलब एट रैंडम कहीं भी कहीं कुछ कुछ खोजना नहीं है, उसको सिस्टमेटाइज करना है। यूज एन एप्रोप्रिएट स्टाइल ऑफ राइटिंग, यहाँ पर बहुत क्लियर करिएगा कि हम लिखने जा रहे हैं उसकी स्टाइल क्या है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अच्छी से अच्छी सामग्री अगर गलत ढंग से प्रस्तुत की जाए वो अपील नहीं करती है, और कई बार प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होता है कि कई चीजें छुप जाया करती हैं और पता नहीं चलता। इसलिए प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्टाइल कैसी है। फिर है प्रेजेंट डेटा इफेक्टिवली, आप जो भी डेटा आपने इकट्ठा किया, अभी आपको जोशी मैडम ने बताया कि आप कैसे डाटा कलेक्शन करेंगे, आप कैसे उसका डाटा एनालिसिस करेंगे, वो बहुत प्रभावशाली होना चाहिए। ठीक है, हम आगे चल के और इसको क्लियर करेंगे। अंडरस्टैंड हाउ टू ले आउट योर इंफॉर्मेशन इन एप्रोप्रिएट वे, यानी जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है आपको किस ढंग से आप उसको किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद अब हम देखते हैं कि एक अच्छे जो हाइपोथेसिस है, एक रिपोर्ट राइटिंग है, वो कैसे एक अच्छी कहलाएगी, क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम रिपोर्ट राइटिंग को तैयार करने का बाकी स्टेप तो देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपके अंदर, जैसे हम ये कहते हैं ना कि कोई शोध करने जा रहा है, स्कॉलर बनने जा रहा है, तो उसके अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं है। यानी अगर मुझसे कोई कह रहा है कि आप मेरे हाथ में 10 किलो का वेट उठाना है, तो मेरे पास इतनी एफिशिएंसी है कि नहीं है। सेम वही चीज है कि मैं रिसर्च करने जा रही हूँ और रिसर्च करने के लायक मेरे पास क्या एफिशिएंसी है कि नहीं है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि रिसर्च रिपोर्ट कैसे अच्छा हो सकता है, क्या क्या विशेषताएं इसकी होनी चाहिए। सबसे पहले तो कंसाइज होना चाहिए, सिंप्लिसिटी उसमें होनी चाहिए, बहुत सिंपल वे में। हमेशा याद रखिए, कोई बात को जितनी सरलता और सहजता से कहा जाए वह उतनी ही प्रभावशाली होती है। इसलिए कंसाइजनेस के साथ सिंप्लिसिटी होना बहुत जरूरी है, क्लियर होना जरूरी है, वेरी क्लियर। क्या कह रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, शब्दों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से, डेटा के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से, इट शुड बी वेरी क्लियर। ऑनेस्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो कुछ भी रिसर्च किया है उसमें आपने ईमानदारी रखी कि नहीं। ये ईमानदारी दूसरों के लिए नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिए। ये एक ऐसा वैल्यू है कि जब तक हम खुद अपने प्रति ईमानदार नहीं है तब तक हम किसी के प्रति ईमानदार नहीं हो सकते। ये बात आप बिल्कुल समझ लीजिए। तो सबसे पहले एक रिसर्चर को खुद के प्रति ईमानदार होना चाहिए, तब जाके वो डेटा के प्रति या अन्य चीजों के प्रति ईमानदार हो सकता है। उसके बाद कंप्लीटनेस, मतलब आपने ऐसा नहीं करना, पूरी रिपोर्ट राइटिंग तभी होगी जब आपका कंप्लीट हो जाए सब कुछ। मतलब आपका डेटा कलेक्शन स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, जैसे आपने कैसे टॉपिक का सिलेक्शन किया, फिर आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे किया, सारे काम स्टेप बाय स्टेप करते हुए जब आपका सारा काम हो जाए उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग स्टेज आती है। इसलिए कंप्लीट होने के बाद ही आप इस काम को कर सकते हैं। एक्यूरेसी, फैक्चुअल, यानी कि आप जो कुछ भी फैक्ट बता रहे हैं, अभी मैडम ने भी कहा ना, डाटा जो होता है वो आपको उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है। मतलब जो भी आप है, यहाँ पर आप एक चीज क्लियर करिए, नेचुरल साइंसेस और सोशल साइंसेस की बात अलग अलग है। नेचुरल साइंसेस का डेटा जो है आप लेबोरेटरी में और बहुत तरीके से ले सकते हैं, लेकिन सोशल साइंसेस में जो डेटा होता है वो पूरी सोसाइटी में बिखरा होता है। तो उस डेटा में से आपको क्या चीज लेना है, कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना, ये सब डिपेंड करता है आपकी सैंपलिंग में। आपका मेथोडोलॉजिकल एस्पेक्ट बहुत क्लियर होगा तब ये एक्यूरेसी आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव होना, मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो चीज जैसी है उसको वैसा बताना। कई बार हम लोग करते हैं और मैंने कई बार ऐसे देखा, हम लोग रिसर्च स्कॉलर को भी देखते हैं और प्रोजेक्ट वगैरह भी कराते हैं, तो कई बार क्या करते हैं लोग, मान लीजिए आपने क्वेश्चनेयर से डेटा कलेक्शन किया, इंटरव्यू शेड्यूल से किया, और आपके पास सपोज 40 इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुए
किसी में कोई क्वेश्चन छूट गया तो स्कॉलर क्या करता है कि चलो छूट गया तो क्या करते हैं, हम भर देते हैं। 40 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आंसर मैंने भर दिया तो क्या फर्क पड़ता है, पर फर्क पड़ता है, जिससे रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी प्रभावित होती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज को ध्यान रखें कि ये चीज होना चाहिए, अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये चीज आपकी बहुत ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात जो रिपोर्ट राइटिंग में ध्यान रखने योग्य है, जब बात लैंग्वेज की आती है, यहाँ पे एक चीज छूट गई थी, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी रिपोर्ट राइटिंग मैं में नहीं लिखा होना चाहिए कि इस कार्य को मैंने किया, इस कार्य को जो है हमारा है, ये मेरा है, इस तरह के शब्द जो है नहीं आने चाहिए। ये सब आपका किस ढंग से लिखा जाए कि ये शोध कार्य किया गया है, शोधकर्ता ने ये जानने की कोशिश की है, इस शोध का उद्देश्य है, यानी कहीं पर इस तरह से मैं मुझे का प्रयोग नहीं होगा। तो अगर हम इन क्वालिटीज को ध्यान रखते हैं तो हमारा एक रिसर्च रिपोर्ट एक अच्छा रिपोर्ट माना जा सकता है, और वो फिर बाद में प्रेजेंटेबल भी होगा। और जो आपका अगर वो पीएचडी के लिए है तो वो उसका फिर अच्छे से उसका असेसमेंट भी किया जा सकेगा और उस पर रिपोर्ट भी दी जा सकेगी। अब आइए हम देखते हैं कि कितने प्रकार के रिसर्च रिपोर्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि वही बात होती है कि हम लोग बहुत जगह इसका बात करते हैं, बहुत तरीकों पे बात करते हैं, पर यहाँ पर दो बातें ध्यान रखिएगा। अभी जो किसी विद्यार्थी ने, किसी स्टूडेंट ने पूछा था क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा जो है उसको आप किस ढंग से देख रहे हैं, उसके लिए आपका रिसर्च डिजाइन में आपका अप्रोच बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो क्वालिटेटिव है तो अलग प्रकार की चीजें हो जाएंगी, अप्रोच आपका अलग हो जाएगा, डिजाइन आपकी अलग हो जाएगी, यानी सारी चीजें इसके अकॉर्डिंगली हो जाएगी। क्वालिटेटिव मतलब जहां पर क्यों और कैसे का उत्तर दिया जाए, और क्वांटिटी तो बिल्कुल क्लियर है जहां पे मात्रा की बात आ रही है। तो इस तरीके की जो आपका रिसर्च होगा उसके अकॉर्डिंगली आप रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। जनरली हम बहुत सारी कैसी बात करते हैं, हम बात करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। अब यहाँ पर जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है, जो हम, ये भी एक शोध का प्रकार है, लेकिन जो शोध करते हैं उसका एक फॉर्मेटिंग होता है, वो आप उस पर नेट पे भी सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगा। जैसे मैंने एक यूजीसी का रिसर्च किया, एक मैंने आईसीएसआर का मेजर प्रोजेक्ट किया था, तो वहां पर हम लोग प्रोजेक्ट और थीसिस दोनों में अंतर है। तो दोनों का अंतर हम कभी फिर किसी में पढ़ेंगे, कभी अवसर आएगा, पर दोनों डिफरेंट है। तो वहां पर जब हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे रिपोर्टिंग हो रही है, तो रिपोर्टिंग करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना, वो चीज ध्यान रखें। क्वालिटी आपकी उसकी है कि नहीं, आपने स्टेप्स फॉलो किए कि नहीं, वो सारी चीजें रहेंगी। तो अगर शोध के दौरान एक प्रोजेक्ट हो रहा है, अब ये प्रोजेक्ट हर लेवल पे होता है, कई बार इंडस्ट्रियल एरिया में भी प्रोजेक्ट होता है, कई बार जो है टेक्निकल एरिया में भी आपको इस तरह के प्रोजेक्ट रिपोर्ट होते हैं। तो जिस तरह की प्रवृत्ति होगी, जिस तरह का कार्य होगा, उसके अकॉर्डिंगली उसकी रिपोर्टिंग होगी। उसके बाद रिसर्च रिपोर्ट, जिसकी बात हम लोग कर ही रहे हैं। साइंटिफिक रिपोर्ट जो जैसे आपके नेचुरल साइंसेस में होती है, कोई भी आपके नेचुरल फिनोमेना उसको लेकर रिपोर्टिंग की जाती है। फिर इन्वेस्टिगेशन, जैसे हमारे आज जितने भी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हैं, या जो अपराध में है, या पुलिस डिपार्टमेंट में, इस तरह के जितने भी रिपोर्ट होती हैं, वो सब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कही जा सकती है। रूटीन रिपोर्ट, जैसे हम ऑफिस में हैं, जैसे हम कहीं किसी उसमें टेक्नोलॉजिकल सेक्शन में काम कर रहे हैं, हम कोई एंटरप्रेन्योर है, तो हमें रोज वहां पे रूटीन रिपोर्ट बनानी है। तो उसमें डे टू डे का, डेली आपका टॉप से लेके बॉटम तक का पूरे एक एक चीजों का ब्यौरा होता है। ब्यौरे में वही बात ध्यान रखनी जो मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होना चाहिए, लैंग्वेज सही होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। ये जितनी भी प्रकार की रिपोर्ट हो, ये सारी चीजों उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बिजनेस रिपोर्ट, बिजनेस रिपोर्ट कहते हैं जैसे हमारे बिजनेस के क्षेत्र में इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह बनाते हैं, वो रिपोर्टिंग करते हैं। पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम अपने शोध की या रिसर्च के रिपोर्ट कैसे तैयार करें। अब आइए हम देखते हैं इसके बेसिक स्टेप्स क्या है, और इन स्टेप्स को आपको कैसे एक एक करके चलना है। तो ये तो हो गई आपकी विभिन्न प्रकार के, जिस तरह का शोध होगा, क्षेत्र होगा, जिस तरह का आपका कार्य क्षेत्र होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप रिपोर्टिंग करेंगे। क्वालिटीज वही होंगी जो मैंने आपको शुरू में बताई है। वो चीज आप जितने प्रकार की रिसर्च रिपोर्ट होगी, वो सब जगह आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब
जब हम लोग शोध की रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं यानी पीएचडी करने के लिए, मैं यहाँ पर स्पेशली पीएचडी पे फोकस ज्यादा करूंगी क्योंकि पीएचडी स्कॉलर्स हैं और ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का वर्कशॉप है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि रिसर्च प्रोजेक्ट हम जो है वो कैसे करें। तो सबसे पहली बात क्या है कि पहला स्टेप है आइडेंटिफाई एंड डेवलप योर टॉपिक। तो सबसे पहले आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं 2-3 चीजें बताना चाहती हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम रिसर्च का टॉपिक तो चुन लेते हैं, विषय का चयन कर लेते हैं और फिर कई बार परेशानियां आती हैं, फिर हमको उसको छोड़ के जाना पड़ता है। इसलिए बहुत सावधानी के पूर्वक आप अपने विषय का चुनाव करें। यहाँ पर मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बता रही हूँ, 10 + 5 + 3 + 2 + 1। अब यह फॉर्मूला कैसे होगा? सबसे पहले आप अपनी पसंद के 10 टॉपिक लिखिए, उस 10 टॉपिक में से फिर उसको सोचिए, विचारिए और 10 में से छांट करके ले आइए 5 टॉपिक। फिर 5 टॉपिक पर सोचिए, विचार करिए, मनन करिए, उसके प्रॉस एंड कॉन्स की बात करिए, सारी संभावना के ऊपर पहले से ही कल्पना करिए। मैंने पहले कहा ये एक साधना है, तो जैसे हम ईश्वर को पाने के लिए साधना करते हैं, अपने शरीर को सीधा रखते हैं, ठीक उसी तरह से रिसर्च भी एक साधना है। तो आप विषयों के चयन में भी एक साधना का ध्यान रखेंगे इसमें। फिर जब आप 5 पे आ गए, 5 के बाद फिर चिंतन मनन करिए, फिर 3 पे निकल के आएगा, फिर उस पर बराबर विचार विमर्श करिए, प्रॉस एंड कॉन्स सोचिए, फिर 2 निकल के आएगा और अंत में आके आपका एक टॉपिक निकल के आएगा। इसलिए आप अपने उस टॉपिक के संबंध में आपको खुद को बहुत अच्छे से पहचानना पड़ेगा। एक चीज, आपकी रुचि कितनी है। कई बार आप ये सोचोगे, कई स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, मैडम रिसर्च करना है, आप टॉपिक बता दीजिए। मैं उनको वापस कर देती हूँ, मुझे नहीं काम करना है, काम आपको करना है। इसलिए आपकी रुचि क्या है, आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आप इतना पढ़ लिए हैं, एमए कर लिया आपने, एमएसडब्ल्यू कर लिया, जो भी पीजी कर लिया, क्या आपको अब तक कोई विषय पसंद नहीं आया, कोई टॉपिक पसंद नहीं आया? अगर पसंद आया तो उस पर विचार करिए और उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि धीरे धीरे हम तो माइक्रो की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपनी रुचि को देखिए, अपनी पसंद का विषय लेंगे तो आपकी क्षमता, आपकी साधना और आपकी तन मन धन तीनों लगेगा, और अगर रुचि का नहीं है तो कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए बहुत इसका फंडामेंटल, इसका पहला स्टेप है कि आप उसको आइडेंटिफाई करिए और फिर उसके बाद डेवलप करिए। देन सेकेंड है डू अ प्रिलिमिनरी सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर अपनी जानकारी के लिए आप प्रारंभिक खोज शुरू कर दी, यानी कि आपका जो कुछ भी आपने अपने टॉपिक को लिया है उसके संबंध में आपको कहाँ से सोर्सेस आपको मिल सकते हैं, इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है। लाइब्रेरी जाइए, नेट पे सेलेक्ट करिए, और जितने भी रिसोर्सेस हो सकते हैं वो सबको आप वहां पर कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट है लोकेट मटेरियल्स, यानी आपका जो भी सामग्री है उसका पता लगाएं। पहले तो सर्च किया, अब उसको आप पता लगाएं वो कहाँ से मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है। यहाँ पर मैं आपको छोटा सा इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। यूट्यूब पर मेरे नाम से एक एक लेक्चर है, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। उसमें मैंने सोर्सेस बताए हैं, कौन कौन से सोर्सेस आजकल प्रेजेंट सिनेरियो में आपको दिखाई दे रहे हैं। एक साई हब करके है जिसमें आपको बहुत सारी सूचनाएं मिलेंगी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जितने भी प्रीवियस रिसर्च है, जितना भी आपके विषय से संबंधित जानकारी है, वो सब आपको वहां से मिलेगी। तो आप वहां से पहले इसको करिए। नेक्स्ट है इवेलुएट योर रिसोर्सेस। आप अपने रिसोर्सेस को जरूर मूल्यांकन करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं देखिए पीएचडी वर्क एक मतलब कैसा बोलना चाहिए, एक एक्सपेंसिव वर्क है, ये महंगा सौदा है। तो आप पहले तय कर लीजिए कि इस काम को करने के लिए आपके पास एफिशिएंसी है कि नहीं है, आपके शरीर में क्षमता, मन का स्ट्रांग होना और धन भी उतना ही होना जितनी आवश्यकता है। अगर ये सब अपने रिसोर्सेस को आप नहीं टटोलेंगे तो फिर बाकी आपका काम सब अधूरा रह जाएगा। उसके बाद नोट्स बनाइए। देखिए ये सब रिपोर्ट राइटिंग के स्टेज में आप ये सोच रही हैं मैडम ये तो रिसर्च के स्टेप भी बता रही है, परंतु रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय भी इन सब चीजों को क्रमवार करना है, क्योंकि अब हम आखिरी में आ गए हैं। सारी चीजों की जानकारी हमने ले ली, डे फर्स्ट से हम सब चीज सुनते जा रहे हैं कि मेथोडोलॉजी क्या होगी, हाइपोथेसिस क्या होगी, कैसे क्या होगा, सारी चीजों को सुनते सुनते अब आपको करना है, अब लिखेंगे कैसे, रिपोर्ट राइटिंग कैसे करेंगे, तो ये सब चीजों को आपको तो नोट्स बनाइए, आप लिखना शुरू कर दीजिए। क्या होता है कई बार कि सारा डाटा तो हो गया परंतु हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग क्या सोचते हैं, मैं भी बता रही हूँ कि मैं भी जब पीएचडी कर रही थी और जब अंत समय में आया तो मुझे समझ में नहीं आया। मेरे को लगता था मैं बहुत अच्छा करूं, इतना अच्छा करूं, इतना अच्छा करूं। इसके चक्कर में तो काफी दिन बैठी रह गई, लिखने की शुरुआत ही नहीं हुई। तो लिखते जाइए, बाद में उसको आप करेक्शन करिए। राइट योर पेपर, यानी यहीं पर ड्राफ्ट ड्राफ्टिंग आपकी शुरू हो जाएगी। क्या होता है, जब मेरे पास एक खाका तैयार हो जाएगा तो मैं डेटा उसमें वहां डालती जाऊंगी।
जब जिसको जैसा लगा उसको ऐड करेंगे, फिर सब्जेक्ट करेंगे। तो इसलिए पहले एक रफ खाका जरूर तैयार रहें। उसके बाद साइट योर सोर्सेस प्रॉपरली, आपके जितने भी सोर्सेस हैं उसको प्रॉपरली देख लीजिए। यहाँ पर आपका रेफरेंसेस का है वो एपीए पैटर्न में है, एमएलए पैटर्न में है, और या आप उसके लिए साइट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब बहुत चीज क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आप जब सब लिख लेंगे इस तरीके से, तो उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट में आपकी उसकी प्रूफ रीडिंग करिए कि आपने क्या क्या लिखा है। अब चलते हैं हम मेन हिस्से की ओर, जो आज के हमारे सब मुख्य केंद्रीय बिंदु है। ठीक है, फॉर्मेट फॉर रिपोर्ट राइटिंग, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर के लिए, हालांकि अगर आप लोगों ने सब अगर इस स्टेज पे हैं तब तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, पर जिन लोगों ने शुरुआत की वो भी सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट आपका होना चाहिए, खांचा रहना चाहिए आपके सामने कि आप किस प्रकार से अपने डेटा को डालेंगे। पूरा रिपोर्ट राइटिंग 3 मुख्य भागों में बटा रहता है। इसका प्राइमरी सेक्शन होता है, सेकंड इसका मेन पार्ट होता है, और थर्ड उसका सप्लीमेंट्री मटेरियल होता है। तो हम एक एक करके यहाँ पर देखते जाएंगे, ध्यान से सुनते जाइए। कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहला टाइटल बहुत क्लियर होना चाहिए। हालांकि जब ये रिसर्च की शुरुआत करते हैं तभी बता दिया जाता है कि आप छोटा से छोटा टाइटल रखिए। टाइटल ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका सब चीज स्पष्ट हो जाए, एक नजर में क्षेत्र भी दिख जाए, एक नजर में आपका समस्या भी दिख जाए, और एक नजर में आपका बिल्कुल दिखना। बहुत लंबे 3-4 लाइनों में कभी भी टाइटल मत बनाइए। जितना कंसाइज वे में रहेगा, स्पष्ट रहेगा, और आपको वहां पर कोई परेशानी नहीं आएगी। सेकंड में हम सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट्स होते हैं, दोनों लोग सर्टिफिकेट देते हैं, गाइड भी सर्टिफाई करता है और खुद स्कॉलर भी सर्टिफाई करता है कि ये मेरा ओन वर्क है और इसको मैंने खुद किया है। उसके बाद डिक्लेरेशन, यहाँ पर एक घोषणा देनी पड़ती है। क्यों घोषणा देनी पड़ती है? क्योंकि जब प्लेजरिज्म की बात होती है उसके लिए ये घोषणा बहुत आवश्यक है कि कहीं आपने जब कभी रिव्यू किया किसी पुराने वर्क का, तो कहीं एज इट इज शब्द सहित तो नहीं उतार लिया। कहीं ऐसा हुआ है, मेरे साथ खुद ये घटना हुई और मुझे नहीं मालूम था। मेरे रिसर्च करने के बाद अभी 4-5 साल पहले मैं ऐसी बैठ करके शोध गंगा, कल गजपाल भी बता रहे थे ना शोध गंगा के बारे में, तो ऐसी शोध गंगा मैंने खोला और मैंने कहा जरा देखे कि एनजीओ पे क्या क्या काम अभी हो रहे हैं। तो एक काम मेरी निगाह से गुजरा, जैसे मैंने खोल के पढ़ने लगी तो मुझे लगा ये तो शब्द बड़े जाने पहचाने हैं। आप मानेंगे नहीं, कम से कम 8-10 पेज तक उसने पूरी मेरी थीसिस को कॉपी किया था, कंप्लीटली नॉट अ सिंगल वर्ड, कोई चेंज तक नहीं किया था। अब चूंकि मेरा काम पहले हो चुका था, उस समय हमने जब पीएचडी की तब प्लेजरिज्म वाली कुछ बात नहीं थी, इसलिए कुछ नहीं। लेकिन आज उसने किया होगा तो चूंकि हमारा नेट पे नहीं है इसलिए कुछ चीज क्लियर नहीं हो पाई होगी और पकड़ नहीं पाएगा। इस तरीके से पूरे को पूरे मेरे चैप्टर को कॉपी कर लिया। इसलिए डिक्लेरेशन देना बहुत जरूरी है, और ये डिक्लेरेशन का शब्द जुड़ा हुआ है आपकी ईमानदारी से। आप कितने ऑनेस्टली डिक्लेरेशन दे रहे हैं किसी चीज को। जैसे हम कोर्ट में गीता पे रख के कसम खा रहे हैं कि मैं जो बोलूंगी या बोलूंगा सच बोलूंगा, मैं वचन लेता हूँ। ठीक यही बात शोध के साथ भी है। मैंने पहले कहा कि शोध एक साधना है, तो आपका जो शोध के प्रति समर्पण दिखना चाहिए वो डिक्लेरेशन में आप शो करेंगे कि मैं ये घोषणा करती हूँ या करता हूँ कि मेरा ये पूर्ण रूप से मौलिक कार्य है। एक्नॉलेज करना, एक्नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, देखिए जिंदगी में मैं तो कहती हूँ आज आप जो भी काम कर रहे हैं आप सब अपने दिल से पूछ के देखिए, आप कितनी बार शुक्रगुजार होते हैं लोगों के। दिन भर में लेकर अपने शरीर को, इवन लोगों के साथ साथ हमको तो अपने शरीर का भी शुक्रगुजार होना चाहिए। आंखें देख रही हैं इसलिए पता चल रहा है, कान सुन रहे हैं इसलिए पता चल रहा है, मुंह बोल रहा है इसलिए पता चल रहा है, हम चल रहे हैं, हमारे पैर हमारी सेवा कर रहे हैं, तो अपने शरीर को भी थैंक्स देना है। ये तो इमॉर्टली हुआ, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन लोग आपकी मदद करें। आपका परिवार आपके साथ दे रहा है, आपके टीचर आपके साथ दे रहे हैं, गाइड तो रहता ही रहता है, इसके साथ साथ जिस डिपार्टमेंट के सब लोग आपको सपोर्ट करते हैं उन सब का आप थैंक्स दीजिए। इवन सबसे बड़ी बात है जिनकी वजह से आप रिसर्च कर पा रहे हैं, यानी आपके रिस्पोंडेंट, उनको भी आप थैंक्स दीजिए। ये एक्नॉलेजमेंट सब चीजें लाइन से आनी चाहिए, अपने कुलीग्स का, उसके बाद अपने प्रोफेसर्स का, या और जो लोग भी आपके सहयोगी हैं सबको एक्नॉलेज कीजिए। उसके बाद प्रीफेस या फॉरवर्ड, इसमें आप मतलब थोड़ा सा अपने काम के बारे में थोड़ी सी भूमिका लिख करके, कई लोग लिखते हैं जनरली इसका थीसिस से पहले मतलब एक तरीके से जैसे हम जिसको 2 शब्द कहते हैं ना, उस टाइप का कि आपके काम के बारे में, आपके रिसर्च के बारे में, आपके स्टडी के बारे में थोड़ा सा प्रीफेस लिखा जाए। उसके बाद है टेबल ऑफ कंटेंट।
मतलब आपका जो पूरा इंटरव्यू शेड्यूल है या क्वेश्चनियर, दोनों में से जो भी आपने टूल इस्तेमाल किया है, उसके जितने भी प्रश्न होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप टेबल बनाएंगे। ये एक टेबुलेशन का प्रोसेस भी होता है जब हम डाटा प्रोसेसिंग करते हैं। तो यहाँ पर दोनों प्रकार का टेबुलेशन होगा। आपका हैंड टेबुलेशन भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं, और आप SPSS के थ्रू भी कर सकते हैं, या जैसे मैडम ने अभी बताया कि आप इसके कंप्यूटर के थ्रू भी आप अपना इस तरह से कर सकते हैं टेबुलेशन। जो भी टेबुलेशन करिए वो यहाँ पर उस टेबल की पूरी लिस्टिंग होगी, पेज वाइज, टाइटल वाइज, और जो आपका टेबल है वो बिल्कुल मेंशन होना चाहिए। लिस्ट ऑफ एब्रिविएशंस, कई बार हम लोग अपने शोध में, अपने स्टडी में एब्रिविएशन यानी संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। E डॉट अगर G लिखा है उसका क्या मतलब है, M.A लिखा है उसका क्या मतलब है। तो ये सारे एब्रिविएशंस की लिस्टिंग होनी चाहिए। ये सब फर्स्ट, ये पहला पोर्शन है आपका थीसिस का। देन है उसके बाद लिस्ट ऑफ फिगर्स, आपने कितने फिगर्स बनाए हैं। एक बात यहाँ पे मैं जरूर बता दूं, जो PhD करने जा रहे हैं, कि टेबुलेशन आप करिए, क्योंकि डेटा जो आपका क्वालिटेटिव डेटा निकल के आता है थ्रू द इंटरव्यू गाइड या इंटरव्यू शेड्यूल या क्वेश्चनर के थ्रू, वो सब का सब बनाइए। टेबल जरूर बना चाहिए, पर ये जरूरी नहीं हर एक को फिगर में बनाया जाए, हर एक का छाया चित्र बनाया जाए, हर एक का जो है आप ग्राफ के माध्यम से प्रस्तुत करें। जो मुख्य, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, अननेसेसरी थीसिस आप कितनी मोटी हो जाएगी और वो कहीं कोई काम की नहीं रहती है। तो मैंने ये चीज को देखा है, इसलिए मुझे लगता है कि आप फिगर्स क्या क्या बनाएंगे, कौन कौन सा उसको करिए, बिल्कुल क्लियर करिए। जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको आपको हाईलाइट करना है, तो टेबल के अतिरिक्त आप उनको फिगर्स के रूप में बना सकते हैं, उनको आप बनाइए फिगर्स के रूप में। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट का जो है पहला पोर्शन है, प्रिलिमिनरी सेक्शन। ये आपका सब कुछ स्टार्टिंग है, पहला चीज ये फर्स्ट पेज रहेगा, फर्स्ट पोर्शन रहेगा, और ये बहुत क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं हम इसके महत्वपूर्ण भाग जो है, मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा भाग है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें इसका सबसे पहला है इंट्रोडक्शन सेक्शन। ठीक है, अब इस इंट्रोडक्शन सेक्शन को बहुत ध्यान से देखते जाइए। मेरा यह मानना है कि अगर इंट्रोडक्शन का क्या मतलब, कि जब कोई रिसर्चर अपनी रिपोर्ट राइटिंग कर रहा है तो इंट्रोडक्शन जो देगा विषय के बारे में, वो बहुत सारगर्भित होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में होना चाहिए, सारांश के रूप में होना चाहिए। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आज आपके घर में आती हूँ, ठीक है, या मैं कहीं काम करने जा रही हूँ, तो अगर आप कल्पना करिए कि अगर मैं अपने बारे में आपसे 5 मिनट तक बोलती रहूं, मैं सो एंड सो हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, तो आप क्यों सुनेंगे मेरी बात? इसलिए इंट्रोडक्शन हमेशा कंसाइज वे में होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, और उसकी लैंग्वेज बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन वाला हिस्सा, जिसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं, जिसको हम भूमिका भी कहते हैं। इसमें आपके पूरे प्रॉब्लम का स्टेटमेंट रहेगा। फिर इसमें आप जरूर एक चीज बताएंगे, आपकी स्टडी का बैकग्राउंड भी इसमें कवर करेंगे कि आप इस विषय में काम क्यों कर रहे थे, कहां से लिया, क्यों लिया, किस लिया, कैसे तरीके, इस चीजों को आप कंसाइज वे में डालेंगे। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी विषय को आपने चुना है उसका प्रेजेंट सिनेरियो में उसका क्या सिग्निफिकेंस है। सपोज मैं अगर मान लीजिए सोशियोलॉजी के, हाँ किसके माइक ऑन है, सपोज मान लीजिए कि सपोज मैं सोशियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, ठीक है। अब मैं एक अध्ययन करने जा रही हूँ। चलिए हम लोग आज की एक बहुत ज्वलन समस्या है, हम इसी को ले लें कि कोविड काल में सामाजिक संबंधों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसका समाजशास्त्र में हम कैसे इसका संबंध जोड़ने की कोशिश करेंगे। हम अपनी समस्या के चयन के साथ समाज को जोड़ने की कोशिश करेंगे, उसका सिग्निफिकेंस बताएंगे, उसकी यहाँ पर यूटिलिटी बताएंगे कि आज कोविड का संबंध जो है वो क्या है, कोविड की सिचुएशन क्या है और समाज में उसका क्या स्थिति हमको दिखाई दे रहा है, और उससे हमारे सामाजिक संबंध कैसे प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तरी नहीं होगा, कोई ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको इस ढंग से अपने इसको लिखना पड़ेगा, महत्व को बताना पड़ेगा, जिससे कि जब पढ़ने वाला जो है, जो उसको पढ़ेगा, जो आपका एक्सटर्नल होगा, जो इवैल्यूएटर होगा, उसको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद आप बताएंगे पर्पस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य। हमारे अध्ययन का उद्देश्य क्या है। एक बात याद रखिएगा, अध्ययन का उद्देश्य बहुत मत बताइएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि जितना हम ऐसे रहेंगे उतना ठीक है,
जितना हम ऐसे हो जाएंगे उतनी मुश्किलात बढ़ जाएगी। यानी एम्स आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक वैसे ही कि जब द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को परीक्षा लेने जाई धनुर्विद्या की, तो उन्होंने कहा कि पेड़ पे रखी हुई चिड़िया की आंख देखो। तो आप देखिए सिर्फ अर्जुन को छोड़ के बाकी सबको सब दिखाई दे रहा है। तो आपका उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपका पर्पस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा आप 2 या 3 उद्देश्य लिखिए। अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट डिपेंड करता है आप कितनी चीजों को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो पर्पस आपका क्लियर होगा। पूरी थीसिस का दारोमदार इस पर आपके उद्देश्य पे। देन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस ऑप्शनल है। अभी मैडम ने भी आपको ये बताया कि उपकल्पना जरूरी नहीं निर्मित की जाए, ये डिपेंड करता है कि आपकी समस्या क्या है। आप अगर रिसर्च क्वेश्चंस भी ले सकते हैं, और अगर हाइपोथेसिस लेंगे तो हाइपोथेसिस को आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा, बाद में उसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा वो सिद्ध हुई या नहीं सिद्ध हुई। पर ये चीज यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, आपके जितने उद्देश्य हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपके हाइपोथेसिस भी होंगे। अगर आपका 2-3 उद्देश्य है तो हाइपोथेसिस भी 2-3 के आसपास ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि जो एजम्पशंस होते हैं, जो हमारी कल्पना है, वो कल्पना बहुत भागनी नहीं चाहिए, उद्देश्य के आसपास रहेगी तो आपको काम करने में सुविधा रहेगी। उसके बाद ऑपरेशनल डेफिनेशंस। यहाँ पर हम जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर रहे हैं, वो सब की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात बता दूं कि सपोज हम एक अध्ययन कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण, तो आप ये समझ लीजिए कि महिला एक कॉन्सेप्ट है, सशक्तिकरण एक कॉन्सेप्ट है। महिला को डिफाइन करिए, आप डिफाइन करना पड़ेगा। सशक्तिकरण को डिफाइन करिए, डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे, वो डिफाइन अपने मन से मत करेगा। अकॉर्डिंग टू कुछ अगर किसी का रेफरेंस दीजिए, चाहे डिक्शनरी हो, चाहे आपके इंसाइक्लोपीडिया हो, या किसी भी तरीके से कोई ऐसे महत्वपूर्ण रिसोर्सेज के आधार पर उन डेफिनेशंस को आप डिफाइन करिए। उसके बाद लिमिटेशन आपको बतानी पड़ेगी, क्या क्या सीमाएं रही आपको। कई बार ये प्रॉब्लम्स हमको बहुत सारी आती हैं, उसकी संभावनाएं जो दिखाई दी, ये लिमिटेशन को आप क्या करेंगे। यहाँ पर एक चीज देखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम रिपोर्ट राइटिंग के स्टेज में, तो अब आप सारा काम क्या करेंगे, ये काम किया गया, ये चीज हुई, इस समस्या का सामना करना पड़ा, आप ऐसा बताएंगे। नहीं तो इसके पहले जब हम सिनॉप्सिस बताते हैं तो किया जाएगा मैं बताते हैं, लेकिन जब रिपोर्ट राइटिंग फाइनल होती है तो हमने क्या किया, हमने एक काम किया, शोधकर्ता ने इस काम को किया, शोध के दौरान ये काम किया गया, इस तरह के शब्दों का आप प्रयोग करेंगे। तो लिमिटेशंस आपको बताने की। सेकंड है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। इसमें हम लोग सब बहुत चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर काफी बातें हो गई हैं कि पूरे आपके विषय में कितने प्रीवियस स्टडीज हैं, उनका आपको अवलोकन करना है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही चीज जोड़ रही है, वो है रेलेवेंस ऑफ द स्टडी। जब हम रिव्यू कर लेते हैं, मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर रिव्यू करते समय आप थोड़ा सा क्लासिफाइड कर दें कि किस किस लेवल पे आपने रिव्यू किया है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर और रीजनल लेवल पे आपने रिव्यू किया है। इस तरीके से आप अगर इसको कैटेगराइज कर देंगे तो रिव्यू बहुत अच्छा दिखने लगता है और बहुत मतलब वो अपील करता है। तो आप अपने सारे इसको जब बता देंगे कि आपने इतने रिव्यू किए हैं, सर ने कल बता ही दिया आपको कैसे ईयर वाइज बताना है। नेक्स्ट ये चीज बहुत जोड़िएगा, रेलेवेंस, मतलब क्यों आप प्रीवियस स्टडी कर रहे हैं, क्यों उसका अवलोकन कर रहे हैं। पुनरावलोकन करने का मतलब ये होता है कि जिस विषय को आपने चयन किया है, उस विषय पर अब तक कितनी खोजें हो चुकी हैं, तो उन खोजों में आपने क्या पाया, क्या चीज देखा, उनके निष्कर्ष क्या थे, रिसर्च गैप कहाँ है, ये सारी चीजों को बताते हुए आप रेलेवेंस आपके अध्ययन को बताएंगे कि उपरोक्त अध्ययनों के जितने भी पूर्व में किए गए शोध अध्ययन थे, उनका पुनरावलोकन करने पर अब जो विषय आप बताने जा रहे हैं, इस विषय का चयन उन पूर्व अध्ययनों में पाए गए कमियों, ये दोषों या कुछ और जोड़ने के लिए इस विषय को लिया जा रहा है, जो शोधकर्ताओं के लिए या नीति निर्माताओं के लिए या प्रशासकों के लिए, जिसके लिए भी वो लाभकारी सिद्ध होगा। इस तरह से आपको कम से कम एक पैरा में आपको रेलेवेंस ऑफ द स्टडी जरूर बताना चाहिए, तब जाकर रिव्यू ऑफ द लिटरेचर पूरा होता है। नेक्स्ट तीसरा पोर्शन जो है मेथोडोलॉजिकल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब इस पर चर्चा हो चुकी है। मैं केवल मुख्य बातों को बताऊंगी कि सबसे पहले आप बताएंगे आपका रिसर्च डिजाइन क्या है। ये बहुत क्लियर है। आप मैडम ने भी एकदम बताया कि अप्रोच अलग चीज है, डिजाइन अलग चीज है। आपका एक्सप्लेनेटरी है, एक्सप्लोरेटरी है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है। इट शुड बी वेरी क्लियर। आप उसको क्लियर लिखिए। आजकल
रिसर्च में कई बार दो डिजाइन को मिलाकर के मिक्स डिजाइन का भी प्रयोग किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए मुझे साइकिल बनानी है और मेरे पास सब पार्ट्स हैं, पर मैं किस डिजाइन में बनाऊंगी, तो शांति, हरकुलिस है, एटलस है, ऐसी सारी कंपनियों को डिजाइन ले लूंगी और जिसमें चाहूँ उसमें फिट कर सकती हूँ। सेम वहीं पर हमारा रिसर्च डिजाइन भी होता है। आपका जैसा वर्क है, जिस तरह का काम है, जो आपका उद्देश्य है, जो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली आप रिसर्च डिजाइन को लिखिए। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर बताना चाहिए। पहला मेथोडोलॉजिकल एस्पेक्ट, उसके बाद आप बताइए पहला रिसर्च डिजाइन क्या है। फिर टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ द डेटा कलेक्शन, आपने कौन कौन से टूल्स लिए हैं, कौन सी टेक्निक से, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। कई स्टूडेंट्स में भ्रमित होते हैं। टूल्स मतलब साधन और टेक्निक माने तरीका। तो अगर हमारे पास प्रश्नावली, अनुसूची, इंटरव्यू गाइड, केस स्टडी गाइड, ये सब हमारे पास टूल्स हैं, तो टेक्निक्स क्या है, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, या फिर आपका जो है ये सब जो है आपके टेक्निक है। ज्यादा मुख्य रूप से शोध में दो टेक्निक बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें तो ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इंटरव्यू। ये दोनों टेक्निक का आप वहां पर क्लियर करेंगे कि आप कैसे आपने डेटा कलेक्शन किया। रिसर्च एरिया को बताइए। रिसर्च एरिया को इसलिए बताना जरूरी है, आपका पूरा अध्ययन क्षेत्र क्या था इसमें क्लियर लिखिए। आप यहाँ पर कैसे इसको अच्छा बना सकती हैं, रोचक बना सकती हैं, कि जिस क्षेत्र को लिया है उसका मैपिंग ले लीजिए, वहां की जो है डेमोग्राफी ले लीजिए, वहां के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण। कई बार मैं ये थीसिस में देखती हूँ कि कई लोग क्या करते हैं, रिसर्च एरिया के बारे में 3-3, 4-4 पेज लिखते चले जाते हैं उस क्षेत्र के बारे में। मैं समझती हूँ रिसर्च एरिया को बिल्कुल कंसाइज वे में लिखिए। आपका मेन फोकस मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, पहले बड़ा फिर छोटा। जैसे अगर सपोज मैं एक स्टडी ले रही हूँ छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में मान लीजिए मैंने रायपुर लिया, रायपुर में भी मान लीजिए मैंने किसी इलाकों के लिया। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल क्लियर करते हुए फोकस किस में करना है, जिस इलाके को आपने लिया है। ना तो आपको रायपुर को फोकस करना है, ना ही छत्तीसगढ़ को फोकस करना है। तो ये चीज यहाँ पर रिसर्च एरिया के संबंध में आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए। सैंपलिंग के बारे में तो सब बता चुके हैं कि आपको सैंपलिंग क्यों करना है, क्योंकि जब रिसर्च एरिया तय होगा, यूनिवर्स डिसाइड होगा, देन फिर आप कंक्लूजन उस पे आएंगे, सैंपलिंग में आएंगे। कौन सी टेक्निक्स है आप सैंपलिंग के, वो सब आपके ऊपर है। आप अपने जो भी आपका अध्ययन का उद्देश्य है उसके अकॉर्डिंगली आप सैंपलिंग टेक्निक्स को सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद रिस्पोंडेंट आपके कौन होंगे, ये सैंपलिंग के अंतर्गत ही आता है। फिर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, इसमें आप देखिए, मैं एक चीज बहुत यहाँ स्पष्ट कर दूं कि समाज विज्ञान में हर क्षेत्र में स्टैटिस्टिक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। जब समाज शास्त्र है, अर्थशास्त्र में बहुत ज्यादा होता है, साइकोलॉजी में स्टैटिस्टिकल टूल्स बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं, वहां पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी की जाती है, वेरिएबल्स भी होते हैं। तो स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ज्यादातर इन सब्जेक्ट्स में होता है। बाकी डिपेंड करता है कि शोधकर्ता का रिसर्च मेथड क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट करेगा। उसके बाद आइए एनालिसिस ऑफ द डेटा। यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो मैडम ने भी बताया कि आप अपने डेटा को कैसे एनालिसिस करेंगे। उसमें आपका एप्रोप्रिएट टेबल बनना चाहिए, फिगर्स बनना चाहिए। टेबल और फिगर जरूरी नहीं कि हर टेबल बने, हर फिगर बने। आपको एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द डेटा। आपका जो टेबल है उसका एक्सप्लेनेशन इतना पावरफुल होना चाहिए। छोटा सा एग्जांपल बता देती हूँ कि सपोज मान लीजिए आपने एक उत्तरदाता की आयु का एक टेबल बनाया, उसमें आपके 4-5 वर्ग बने, उसमें से आपने सिंपल ले लिया फ्रीक्वेंसी कितनी है और उसके बाद परसेंटेज निकाल दिया। अब इसका विश्लेषण इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई डेटा आपका अधिक आ रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है वो रिसर्चर बताएगा। आप सिंपल नहीं लिखे, तो उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि इस चयनित शोध में इतने उत्तरदाता इतने हैं, इतने उत्तरदाता इतने, ऐसा लिखना नहीं है। अगर 67% उत्तरदाता आपके अधिक आ रहे हैं तो आप बताइए उसकी वजह यह है कि ये वो उत्तरदाता है जो पढ़े लिखे हैं, या ये उत्तरदाता है जो विवाहित है। यानी आपको कारण को बताना पड़ेगा। एक्चुअली में वो टेबल का एनालिसिस होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली जो रिसर्चर होते हैं इसमें कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप अपने डेटा को किसी प्रीवियस स्टडी के डेटा से कोरिलेट जरूर करिए। आप रेफरेंस दीजिए। अगर आपका डेटा में मान लीजिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी स्त्रियों की संख्या आ रही है, तो आप बताइए फलाने व्यक्ति ने इस काम में भी इस तरह से पाया कि उसके अध्ययन में भी स्त्रियों की संख्या अधिक थी। मतलब आपके डेटा के जो आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बता रहा है उसको आप किससे करेंगे प्रूफ, प्रीवियस स्टडी के साथ आप स्पष्ट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सब लिखने की शैली है। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट देखेंगे समरी एंड कंक्लूजन। अब ये अंतिम पोर्शन आता है, इसमें हमको क्या क्या देखना है कि
यहाँ पर हम फिर से अपने प्रॉब्लम को रीस्टेट करेंगे, फिर से बताएंगे कि आपका क्या काम है, कैसा है। इसको थोड़ा सा कंसाइज वे में लिखना पड़ता है। उसके बाद अपने प्रोसीजर को पूरा आप डिस्क्राइब करिए कि आपने क्या क्या प्रोसीजर लिया, क्या क्या मेथड लिए। उसके बाद आप मेजर फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन बताइए, सारी चीजों को बताइए, क्योंकि तो अभी तक टेबल वाइज आप कर रहे थे। आप मेन जो है आप सारे फाइंडिंग्स निकालिए और उसके कंक्लूजन बताइए। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, ये आपको एक और काम करना चाहिए कि जब हम फाइंडिंग्स और कंक्लूजन निकल जाते हैं और सपोज आपने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया है अर्ली स्टेज पे, तो अगर यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं आप और रिजल्ट आपका आ रहा है, आपकी 3 हाइपोथेसिस सपोज मान लीजिए वो प्रूव हो गई, तो आप बताइए कि इतनी हाइपोथेसिस मैंने बनाई थी वो प्रूव हो गई और एक गलत सिद्ध हुई है। उसके बाद प्रीवियस स्टडी में से निकालिए आप जिन लोगों ने हाइपोथेसिस का प्रयोग किया और उनके निष्कर्षों को अपने निष्कर्षों के साथ तुलना करिए। ये आपके वर्क को ऑथेंटिसिटी प्रदान करेगा और महत्वपूर्ण बनाएगा कि आपने केवल काम नहीं किया है, आपने अपने काम के साथ साथ पुराने जो किए गए काम के साथ कंपैरिजन करके आपने उनके निष्कर्षों को भी कंपैरिजन में लिया है कि उनके अध्ययन के निष्कर्ष ये थे और मेरे अध्ययन के निष्कर्ष ये निकले। यहाँ पर एक चीज ये आपको जरूर बतानी चाहिए, जो पुराने पूर्व में किए गए जितने भी आपने रिसर्च देखी है उन सबको जो है यहाँ पर उनको एक बार कंसाइज वे में ले जाइए, बताइए कि इतने अध्ययनों में से ये चीज हमारे अध्ययन से मेल खा रही है या उनके अध्ययन से ये मेल खा रहा है। आपको एक कंक्लूडिंग रिमार्क देना पड़ेगा। देन फिर है रिकमेंडेशंस ऑफ द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर एक सुझाव रहता है कि आपने जो काम किया ये लिखना पड़ेगा आपको और चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। रिपोर्ट राइटिंग में हेडिंग, साइड हेडिंग ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एक चीज मुझे याद आई, मैं एकदम बता दूं इससे कि आपका जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर होता है उसमें आप कोटेशंस जरूर दीजिए। कई मेरे पास थीसिस आती हैं जो पूरा एकदम ऐसे थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखे जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता। आप कोई रेफरेंस को कोट करते हैं, कोई डेफिनेशन कोट करिए, कोई उदाहरण दीजिए, उससे क्या होता है आपका इंप्रेसिव राइटिंग माना जाता है। तो ये चीज उदाहरण आपको जरूर देने हैं और वो फुटनोट्स या तो चैप्टर के एंड में दीजिए या उसी पेज के एंड में, दोनों तरीका ही मान्य है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस पेज में भी देंगे तो पढ़ने वाला क्या है, जैसे आपने एक लाइन लिखी और ये यहाँ से जैसे मैंने ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी से लिया है तो मैं उसका नीचे ही उस पेज के नीचे उसका नंबर डालूंगी, नंबर 1, और रेफरेंस डालूंगी, यहाँ से मैंने लिया है, इसकी पेजिंग डालूंगी और उसका वहां पे पब्लिकेशन या बुक है या थीसिस है जो भी एज उसको मैं वहां पे पूरा करूंगी। तो वो चीज आप जरूर करिएगा। तो और उसके बाद फिर आप रिकमेंड करिए, क्योंकि अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो हमारा काम कितने लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, कितने लोग को दिशा दे सकता है, ये और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज दिखती हैं वो सब आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। तो आप ये देखिए, ये पूरा मेन बॉडी है आपके रिपोर्ट राइटिंग का, पूरी थीसिस आपकी इसी पर डिपेंड करती है। इंट्रोडक्शन तो अट्रैक्टिव होना चाहिए लेकिन कंटेंट वाइज में मेन बॉडी बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए। लिखने की शैली लीजिए, फुटनोट्स लीजिए, एग्जांपल्स लीजिए, डायग्राम्स लीजिए, फोटोग्राफ्स लीजिए, जिस भी तरीके से आप उसको प्रेजेंटेबल बना सकते हैं उसको जरूर बनाइए। तीसरा पोर्शन है सप्लीमेंट्री मटेरियल, मतलब अब इसके साथ आपको क्या क्या चीज की आवश्यकता है। ये तीसरा हिस्सा में हमारे सारे अपेंडिक्सेस आते हैं, क्या क्या चीजें आपने उसमें अटैच की हैं। सबसे पहले बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी बहुत क्लियर होनी चाहिए। रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी में फर्क है। रेफरेंसेस आप चैप्टर के एंड में भी दे सकते हैं, रेफरेंसेस जहां जब भी आपने इस्तेमाल किया उसको वहां ले सकते हैं, लेकिन बिब्लियोग्राफी हमेशा अल्फाबेटिकली होती है, ये आप चीज ध्यान रखिएगा। इसमें ईयर का इंपॉर्टेंट नहीं था, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर ईयर वाइज होता है, लेकिन बिब्लियोग्राफी जो होती है वो अल्फाबेटिकली होती है, वो बिल्कुल आपकी कंसाइज वे में होना चाहिए। यहाँ पर मैं बताऊंगी बिब्लियोग्राफी में आप 3 कॉलम बनाइए। पहले आप पूरे जितना भी आपने वो बुक्स का ले लीजिए, सारे बुक्स का रेफरेंसेस डालिए। वो पैटर्न दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, आप एपी ले सकते हैं, एमएलए, लेकिन एक ही पैटर्न पे फॉर्म रखिएगा। दोनों का मिला जुला करके बिब्लियोग्राफी मत बनाइएगा, वो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। तो आप जब बुक्स की बिब्लियोग्राफी पहले लीजिए, उसके बाद जर्नल्स की लीजिए बिब्लियोग्राफी, उसका भी लिखने का तरीका होता है, वो सारे लिखने के तरीके को आप ध्यान रखिएगा। अभी तो वक्त नहीं है तो वो आपसे नोट करके वो चीज से आप बिब्लियोग्राफी लेके। और तीसरा पोर्शन बिब्लियोग्राफी रहेगा
उसमें आपके लिंक्स रहेंगे, साइट्स रहेगा, नेट रहेगा, मतलब जो भी इस तरह का डेटा आपने इस तरह के सोर्सेज से लिया है, जो वो सब आप मेंशन करेंगे। तो बिब्लियोग्राफिक को 3 भागों में आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपेंडिक्स होगा क्वेश्चनर या इंटरव्यू शेड्यूल। आपने जो इस्तेमाल किया है, क्योंकि क्वेश्चनर बड़े पैमाने पे देता है, बड़े शिक्षित लोगों के लिए होता है, लार्ज स्केल पे जब स्टडी करनी पड़ती है तब क्वेश्चनर बनाता है, तो उसकी कॉपी लगाइए। और अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप 300 400 ज्यादा 500 लोग की स्टडी कर रहे हैं, तो आप इंटरव्यू शेड्यूल का उपयोग कर सकते हैं। उसको लास्ट में नेक्स्ट ऐड करिए। उसके बाद उसके अतिरिक्त आपका और कुछ, जैसे क्योंकि चूंकि आप लोग पीएचडी के अगर विद्यार्थी हैं और आप पीएचडी कर रहे हैं, तो आपके रिसर्च पेपर कम से कम 2 पब्लिश होना चाहिए, वो रिसर्च वाइज आप क्रॉनिकल वे में लगाइए। और उसके बाद फिर आपके कुछ फोटोग्राफ्स होंगे, वो लगाइए। कोई और आपका डॉक्यूमेंट्स होगा, तो वो सब चीजें जो है आजकल की पीएचडी थीसिस में मांगी जाती है, प्लेजरिज्म, वो सारी चीजें आप उसमें लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा रिपोर्ट राइटिंग पूरा होगा। तो अगर हम सारे कामों को सावधानी पूर्वक करते हैं, तो